हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी का सपोर्ट लिए, केवल और केवल सेल्फ स्टडी के बेसिस पे। क्योंकि देखो, वैसे भी हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो कम काम करके भी हमारा ज्यादा आउटकम आ जाए। तो जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपका लेस एफर्ट्स मोर आउटकम, कम मेहनत लगेगी, लेकिन जो भी मेहनत आप करोगे, ईमानदारी से करोगे, उतनी मेहनत में आपका आउटकम लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर। ग्रामर में आता क्या है? देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंग्लिश जो है वो तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, जिसमें एक आपका कॉम्प्रेशन वाला होता है, दूसरा आपका वोकैबुलरी वाला और तीसरा ये ग्रामर वाला। ठीक है, तो ग्रामर के क्या क्या पोर्शन आते हैं पहले वो देख लेते हैं। स्पॉटिंग द एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये पांच सेक्शन में, पांच टॉपिक्स में आप ग्रामर को डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये पांच टॉपिक्स में ग्रामर आती है। अब इसका जो वेटेज है ना, जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की अगर बात करें तो 50 नंबर की इंग्लिश आपकी आएगी टीयर 1 में और 200 नंबर के टीयर 2 में आएगी। तो लगभग 250 नंबर का आपका टोटल वेटेज हो गया केवल इंग्लिश का, जिसमें से इसका जो वेटेज है वो 40% है। 40% जो आपकी केवल ग्रामर आती है। तो 40% का मतलब ये हो गई 100 नंबर की। 100 मार्क्स की ग्रामर है। और इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ना पड़ते हैं। आपको बहुत सारे, या तो आप कोर्स करोगे, कोचिंग करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन ऐसा आपको कुछ नहीं करना। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको खुद ही काम करना है। बस आपको एक बुनियादी चीज आपके पास में जो होना चाहिए वो है बेसिक बुक, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं। क्योंकि एनीवेज आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, आप कोई कोचिंग करो, ऑनलाइन कोर्स करो, किसी का गाइडेंस लो, किताब तो आपको वैसे भी खरीदना ही पड़ती है। ठीक है, तो बुक, केवल बुक आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। किताब की अगर बात करें तो मैं जनरली जो आपको रेफर करता हूँ, नीतू सिंह की बुक जो एसएससी के लिए काफी रिलेवेंट है, वो आप ले सकते हो, या एमबी पब्लिकेशन या एसपी बख्शी, कोई भी एक बुक आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो असली स्ट्रेटेजी, असली जो खेल है वो मैं आपको बताऊं उसके पहले हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। किस पैटर्न के आते हैं पहले वो देखेंगे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आपसे एग्जाम में ग्रामर चेक करने का तरीका क्या है? आपको ग्रामर के रूल्स डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से यह चेक किया जाएगा कि आपकी जो ग्रामर पे पकड़ है वो कितनी है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमारी शुरुआत क्वेश्चन से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसका करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का। ठीक है, ग्रामर आपसे चेक की जाती है, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, यू आई एंड रिहाना मस्ट ज्वाइन फार्मर प्रोटेस्ट। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर आ रही है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंग्लिश में स्पेशली, है ना, तो मैं इतनी अपेक्षा आपसे करूंगा कि हमेशा आपकी इतनी समझ होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, चाहे वो स्पॉटिंग द एरर्स का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी हो, है ना, आपको उसका एसेंस समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ये ट्राई कर लिया करो पहले कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब कि वो सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तीन लोगों की बात हो रही है, तीन लोगों की बात हो रही है और वो कह रहा है कि तुम्हें, मुझे और रिहाना को फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, ये वो कह रहा है। अब होता क्या है दोस्तों, जब तीन लोगों की बात होती है ना, जैसे कि एक बोल रहा है मतलब आई, एक सुन रहा है मतलब यू, और तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसको आप ऑर्डर देते हो 1 2 3। समझ में आया? ये तो हो गया आई, ये हो गया यू, और ये रिहाना। ठीक है, तीन लोगों की बात हो रही है, तीन इसमें सब्जेक्ट है, तो 1 2 3 आप दोगे। तो जब भी इस प्रकार से तीन लोगों की एक साथ एक सेंटेंस में बात हो रही होती है, मतलब तीनों का मेंशन किया होता है, ठीक है, तो 1 2 3 को जो ऑर्डर होता है ना, वो 2 3 1 होता है। वो हमेशा ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। तो ये रूल जो होता है ना 2 3 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सेंटेंस है, एरर जो आपका होगा वो तो ए में है, और सेंटेंस क्या होगा? 2 कौन सा है? यू। ठीक है, 3 क्या है? रिहाना, और आई है 1। तो 2 3 1 मतलब यू, रिहाना एंड आई मस्ट ज्वाइन फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस एक्चुअल ऑर्डर होगा और ये आपका रूल है। समझ में आ गया? ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, विथ अ गुड लाइन एंड लेंथ स्पिनर्स वर एबल टू
पेग द बैट्समैन डाउन। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस समझ में आ रहा है, क्रिकेट की बात हो रही है और क्रिकेट की बात में वो क्या बोल रहा है कि अच्छी लाइन और लेंथ की वजह से स्पिनर जो थे वो बैट्समैन को पैक द डाउन मतलब कि कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अब यहां पर ना एरर कहां पर है, एरर है यहां पर इसमें सी में। सी में एरर क्या है, एक्चुअली ये ईडीएम होता है। ईडीएम क्या होता है, टू पेग समथिंग डाउन, टू पेग अप समथिंग डाउन, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। टू पेग अप समथिंग डाउन इसका मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रण करना। ठीक है, तो यहां पर जो एरर होगा वो होगा सी में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। टू पेग अप होता है वो, और समथिंग यहां पर बात किसकी हो रही है, बैट्समैन की, तो समथिंग की जगह आ गया बैट्समैन, यहां पर आएगा पेग अप, है ना, टू पेग अप समथिंग डाउन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। क्या लिखा हुआ है, बिकॉज दैट देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। और आपको पता लगाना है कि जो इंप्रूवमेंट इसमें है या नहीं है, और इंप्रूवमेंट है तो क्या है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज देखो, कभी भी बिकॉज और दैट ये कभी साथ में नहीं आते। बिकॉज और दैट का यूज कभी एक साथ नहीं होता। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा एज देयर वर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, एज देयर वर हैवी रेन्स द लेक वॉज फ्लडेड। ये आपको समझ में आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट फियर विच इज केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, यहां पर ये बताना आपको, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज केयरिंग जो है इसकी जगह ये, इसमें कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो एक चीज आप देख रहे होगे, ये कोई है ना हैबिचुअल सी चीज हो रही है ना, एक हैबिचुअल एक्शन है। और जब भी हैबिचुअल एक्शन कोई आता है ना, तो उसकी जगह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। मतलब इसमें जो इंप्रूवमेंट होगा वो होगा द ग्रेटेस्ट एक्शन, द ग्रेटेस्ट फियर दैट स्केयर्स द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। तो आंसर होगा इसका सी। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो हैबिचुअल एक्शन जो होती है ना उसके साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या, एक सिंपल सी बात, इसका उदाहरण क्या देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। अब वो सन ऐसा नहीं बोल सकते द सन विल राइज इन द ईस्ट, बिकॉज वो एक हैबिचुअल एक्शन है, वो बाय हैबिट बाय नेचर डेली होता है। ठीक है, तो जब भी हैबिचुअल एक्शन होता है उसके साथ में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है या सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ठीक है, यहां तक समझ, उम्मीद करता हूं 4 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, चारों चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आपने देखा, मैंने 4 सवाल बताया और चारों सवाल के एक सॉल्यूशन आपने देखा। ठीक है, जैसे कि एक में आपको मालूम ये पड़ा कि जो हैबिचुअल एक्शन कभी भी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको हमेशा लिखना है। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो हैबिचुअल एक्शन जो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो उसको कभी भी आप फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में यूज नहीं करोगे, उसको आप सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करोगे। वैसे ही आपको ये भी पता चला कि बिकॉज और दैट कभी साथ में नहीं होते। वैसे ही टू बेग अप समथिंग डाउन ये एक इडियम है जो यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना, है ना। उसके बाद में आपको 2-3-1 रूल पता चला। तो मैंने, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, वैसे ही क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चंस जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे खुद से, तो आप इस प्रकार के सॉल्यूशन से इंटरेक्ट होगे, आपको मतलब 2-2 हाथ करोगे और आपको पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन ये है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि फिर आप अलग से थ्योरी पढ़ो? क्या जरूरी है कि आप एक एक चीज को बारीकी से पढ़ करके उसको मेमोराइज करो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी थ्योरी आप इनके थ्रू खत्म कर सकते हो, नो डाउट, बिकॉज अगर हम बात करें एक्टिव पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसका बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज बिना एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक आए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है कि एमसीक्यूज ही एग्जाम में सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज से ही आपको ग्रामर अच्छी तरह इंप्रूव हो सकती है। उसका फायदा क्या होगा, आप जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन से आपके सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप वो चीजों को मेमोराइज कर रहे हो जो कि आप थ्योरी में करोगे। लेकिन थ्योरी में आपको अलग से करना होगा और वहां पर पॉसिबिलिटी कम है कि आप उसको याद कर पाओ, बिकॉज इन चीजों का एक्चुअल उपयोग कहां हो रहा है वो केवल आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। समझ में आया? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि डेली बेसिस पे, जैसे स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, तो उनका तो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, स्कोर नहीं आता। एग्जाम में क्या हो रहा है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं ना, इससे आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे इस ग्रामर वाले पोर्शन में। 100 में से 100 लेकर आओगे अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक टारगेट सेट करो, डेली 100 सवाल डेली करो, मतलब 100 क्वेश्चन आप किसी बात पे डेली सॉल्व करो।
100 क्वेश्चंस को आपको रिवाइज भी करना है। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको ये बता दिया, आज बताया, लेकिन ये आपको याद भी तो रहना चाहिए। आपने कोई चीज समझी, मान लो 2-3-1 रूल है जिसमें आई, यू और थर्ड पर्सन की बात होती है, तो 2-3-1 रूल आपको आज पता चला, लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपको एग्जाम के दिन याद आ ही जाए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें और पढ़ोगे ना आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 100 क्वेश्चंस का टारगेट सेट करो डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे 100 सवाल सॉल्व करो ग्रामर के, और उसके बाद में उन 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो रिवाइज कैसे करना है वो समझ लो आप। तो देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही किताब को एक बार में लेना है। मतलब ऐसा मत करना कि 3-3 किताबें रख के बैठ गए, क्योंकि क्या होता है ना, हर बुक में एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर नीतू सिंह हो सकती है तो या किरण की प्रीवियस ईयर हो सकती है, सबसे बढ़िया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और क्योंकि उसमें सोल्यूशन भी हिंदी में दिए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक बुक एक बार में उसी बुक को उठाओ, चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो या नीतू सिंह, जो भी ठीक लगती है, ठीक है, या फिर एमबी पब्लिकेशन की भी अच्छी है। तो एक बार में एक किताब करो। अब आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लोगे तब आपको रिवाइज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, तो ऑल इन ऑल आपने 100 रूल्स पढ़ लिए अनजाने में, 100 रूल्स पढ़ लिए, उसमें से कई सारी दूसरी चीजें भी आपने सीख ली होगी। तो अब आपने क्या करना है, उसी को अगले दिन फिर से रिपीट करो, मतलब रीड करना है। अब सॉल्व थोड़ी करना है, अब तो अपने को आते हैं सारे, तो उनको वापस से रीड करना है। तो आप एक्चुअली ना क्वेश्चंस को रीड नहीं कर रहे होंगे। जब आप रीडिंग करते हो ना दूसरी बार में पढ़ी हुई चीज को, तो आप उन फॉर्मुलेस, उनके रूल्स जो हैं, उन रूल्स को आप रीड कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको मेमोराइज कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो। तो क्या करो, जब पहले दिन करते हो उसको सॉल्व करा, सेकेंड डे उसको रीड करो, उसके बाद उसको 4th डे रीड करो, उसके बाद 10th डे, उसके बाद 20th डे, ठीक है ना, और लास्ट रीडिंग लगाना 20th डे। ऐसे ही रिपीटेशन करते चले जाओ, क्योंकि एक ही चीज को आज पढ़ा उसको रोज रिवाइज नहीं कर सकते। बट अगर आप कैलेंडर में अगर डेट डाल दो कि आज की तारीख जो है, उसके बाद कल मुझे इसको रिवाइज करना है, फिर नया पढ़ना है, उसके बाद में 4th डे, फिर 10th डे, 20th डे, इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजिकली रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत सारे रूल्स आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन, ये मैं कह रहा हूँ 50 सवाल भी करते हो, तो भी महीने में 1500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से, और स्ट्रेटेजिकली रिवीजन भी कर सकते हो। अब आप कहोगे कि रिवीजन में भी टाइम जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन जब आप पहली बार में कोई चीज सॉल्व करते हो और पहली बार में जब रिवीजन पढ़ते हो ना, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपको समय ज्यादा लगता है। लेकिन जब एक बार उस चीज को आप समझ गए तो उसको रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर आप केवल रिकॉल कर रहे हो ना। आप जब रिवीजन करोगे तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपके माइंड में ऑलरेडी आंसर है, तो कहीं ना कहीं उसमें समय आपका बहुत सारा बच जाएगा। एक काम और करना स्मार्ट तरीके से, रिवीजन जो होता है ना, वो कैसे होता है, रिवीजन में कभी भी ऐसा नहीं करते कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपने सॉल्यूशन देख लिया। जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करोगे तो कोशिश करना रिकॉल करने की, जो आपने कल पढ़ा था, मतलब कि जो आपने जैसे आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, इन्हीं 50 सवालों को कल से वापस सॉल्व करो, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, रिकॉल करना कल वाले जितने भी सॉल्यूशन थे। तो उससे क्या होगा ना, संभावना बनेगी, आप मेमोराइज करोगे, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीजों को याद रखने की कोशिश करेगा। और जितनी बार आप रिकॉल करते हो ना, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप वो लंबे समय तक याद रखो। तो फर्स्ट डे सॉल्व किया, सेकेंड डे रिकॉल करो सॉल्यूशन को, 4th, 10th और 20th डे, और चाहो तो एक आध बार और 30 दिन बाद अब भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना, आपको रूल्स बहुत सारे याद हो जाएंगे बिना कोई थ्योरी पढ़े, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% आप पढ़ लोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको तो आपको थ्योरी पढ़ने पड़ेगी, लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा लेंदी नहीं है, ये थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है। हार्डली 2-3 दिन में आप इसकी थ्योरी खत्म कर सकते हो, ऐसी थ्योरी इसकी है, ठीक है। अदरवाइज आप पूरा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब, अगर ये पढ़ने जाओगे ना शुरू से आखिर तक, तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो बेस्ट तरीका यही है कि एमसीक्यूज सॉल्व करो और एमसीक्यूज के आधार पे ही अपनी ग्रामर इंप्रूव करो, बिकॉज एग्जाम में भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर एमसीक्यूज के थ्रू ही अगर पूछा जा रहा है, ग्रामर आपके टेस्ट की जा रही है, तो आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही ग्रामर को पढ़ना चाहिए। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा और अनजाने में आप बहुत सारे रूल्स मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। कोशिश करूंगा इस प्रकार की और स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ आपके लिए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्प्रहेंशन के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कॉम्प्रहेंशन हमारा वीक है, या पैराजम्बल्स में क्लोजेट में अगर आपके नंबर नहीं आते हैं, तो अगर चाहते हो कि उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, कोशिश करूंगा जल्दी से उसके लिए वीडियो बनाऊं, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।